अब हमने कमज़ोरी दिखाई है उसी तरह से जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब को कहा गया था कि हम आपको पत्थरों के ज़माने में भेज देंगे, तो वो एकदम ही लेट गए। और तीसरी बात जो मैं बतानी भूल गया कि अमेरिका को बेसिस देने की भी बातचीत हो रही है। दूसरे नंबर पे इजराइल को तस्लीम करना जो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़ है, आज हमारा इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़ है, आज हमारी फ़ौज को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। पहले नंबर पे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, जब तक कश्मीर का मसला हल ना हो उसके साथ कोई हमें नहीं चाहिए कि हम तिजारत के ताल्लुकात या और ताल्लुकात बढ़ाएं। बल्कि अमेरिका ने इस हुकूमत को मिशन क्या दिया है, यानी अपनी एक ख्वाहिश का क्या इज़हार किया है कि वागा से इनको राहदारी दें सेंट्रल एशिया के लिए, ताकि ये वागा टू तोरखाम जो है ये वहाँ पर जाएं। और इस पर आप पेशरफ देखेंगे। अभी हल्की फुल्की हमारा जो नौजवान होनहार फॉरेन मिनिस्टर है उसने एक दो दफ़ा ये बात कर भी दी कि एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात और हमारी तिजारत जो है वो बेहतर हो जाएगी, और कश्मीर का जिक्र नहीं किया होगा। दूसरे नंबर पे इजराइल को तस्लीम करना जो ये भी एजेंडे पे है, और इस पे पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं, जो पाकिस्तान को कर्जे तो नहीं देते लेकिन पैसा रखवाते हैं आपके पास, वो आप पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इजराइल को तस्लीम करें, क्योंकि ऑब्वियसली वो इनडायरेक्टली तो वहीं से आ रही है बात सारी जो है वहाँ से आ रही है। और ऑब्वियसली उसके साथ साथ ये भी कहते हैं जी कि सी पैक को रोल बैक करें और चाइना के साथ ताल्लुकात जो है वो ठीक ना करें। और श्रीलंका जैसा मुल्क जो तबाह हो चुका है, यानी वो रूस से तेल ले सकता है, वो रूस से गंदम ले सकता है, पाकिस्तान नहीं ले सकता। टर्की जो है वो ईरान से तेल ले सकता है, ईरान से गैस पाइपलाइन जो है बना सकता है, पाकिस्तान नहीं बना सकता। तो ये हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अल्लाह के फजल करम से हमारी दुनिया में चौथे पाँचवें नंबर पे हमारी फ़ौज है, इतनी बड़ी फ़ौज है। अल्लाह ताला ने हमें न्यूक्लियर मुल्क बनाया है, और हमारे घुटने इस तरह टेके जा रहे हैं कि जिस तरह एक हुकूमत ना होने के बराबर ही। तो जो प्रोग्राम मैं शुरू से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान को डीमिलिटराइज करने की कोशिश की जा रही है, डी न्यूक्लियराइज करने की कोशिश की जा रही है, और डी इस्लामाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ भी एक मुहिम जो है वो चलनी शुरू हुई भी है और हो जाएगी आगे चलकर, आप देखेंगे। तो इस मौजूदा सूरत हाल में मेरे नज़दीक सब काबिल एहतराम है। माशाल्लाह एक बहुत अच्छा गुलदस्ता है जो कि हुकूमत में ला के बैठा दिया गया है। पता नहीं कितनी जमातें हैं इसके अंदर, 11 है या 13 है या 14 है या 15 है। फूलों का या कांटों का ये तो कौम बताएगी, मैं इसका जिक्र नहीं करता। लेकिन मैं ज़रा इतना कहूँगा कि इनको खुद अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान की मोहब्बत इनके दिल में है, तो इनको खुद चाहिए कि इस बजट के पेश होने के बाद, पास होने के बाद, ये खुद कहें। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज मिल के मतलब एक से खौफजदा हुई भी, अगर मतलब देखा जाए तो ये चाह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ लटके रहें। और जिस तरीके से हुकूमत में आए हैं वो आप सब ने देखा कि किस तरह से सिंध हाउस में क्या हुआ, और किस तरह से रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, किस तरह से बाहर क्या क्या नहीं हुआ, कि खौफ राज जो है वो फैलाया गया। और फिर पंजाब के इलेक्शन को कोई मानने को तैयार नहीं है। कौन से आइन और कौन से कानून के तहत पंजाब के इलेक्शन हुए हैं, मुझे ये समझा दिया जाए। और अब जो बजट पास हो रहा है वो ऑर्डिनेंस भी गैर आइनी है, जो गवर्नर से पेश करवा के और पार्लियामेंट से उठा के 90 इशारा कायदे आज़म में जाके बजट पेश किया। ये कौन से आइन के अंदर है, कौन से कानून के अंदर है? तो अगर इस तरह से मुल्क को चलाना है तो फिर यानी कि मुझे बड़े, मैं कहूँगा कि अफसोस की बात है। फिर हमारे आर्मी चीफ की मैं तारीफ़ करूँगा कि वो पहले चाइना गए, चाइना से जाके उन्होंने मेरे ख्याल में यही रिक्वेस्ट की होगी कि वो थोड़ा बहुत मांगे तांगे का हमें दे दें। और आज मैं देख रहा था बड़ी अच्छी उनको एक मेडल भी पहनाया गया है। सऊदी अरेबिया गए हैं, वो यही कहने गए होंगे कि आप इनकी तरफ ना देखें, आप पाकिस्तान की तरफ देखें, क्योंकि इनको कोई इनकी कशकोल में कोई पैसे डालने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ना जिस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ना हो, सस्टेनेबिलिटी ना हो, कंटिन्यूटी ना हो, उस हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा।
तमाम अदारों को मैं ये कहूँगा, हुकूमत को मैं ये कहूँगा, अपोजिशन को मैं ये कहूँगा कि सारे मिलकर बैठें और इलेक्शंस की बात करें और तरीक़ाकार निकालें और एक अबूरी हुकूमत ऐसी बनाएं जो कि माशी तौर पर ना सिर्फ माहिर हों बल्कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी देखें। मैं समझता हूँ कि EVMs पे असर नौ इंटरम गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। उसके साथ साथ उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के हक़ पे दोबारा गौर करना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर हम उनको इस तरह निकाल के बाहर फेंक देंगे तो पाकिस्तान को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आगे हैं वो इसलिए ज़्यादा आए कि आगे ईद आ रही है तो कुर्बानी के लिए लोग पैसे भेज रहे हैं अपने, तो ये उस पर समझ रहे हैं कि हमारे शायद कोई ऐसे कारनामा हो। तो ये चीज़ें जो हैं इस पर मैं समझता हूँ कि जो मुहिब वतन लोग हैं उनको चाहिए कि इस पर गौर करें और अदारों को भी चाहिए कि इस पर गौर करें और मुल्क को इस दलदल से जितनी जल्दी निकाल लेंगे हम समझते हैं कि उतना ही बेहतर होगा। वरना आगे चलकर अगर इसी तरह से हमारी मईशत गिरती गई और इसी तरह से हमें मुश्किलात पेश आती रहीं और अगर हमें खुदा न खास्ता श्रीलंका वाले मामलात का सामना करना पड़ा तो फिर उसको मुल्क को बाहर निकालने के लिए आइंदा कई साल दरकार हो। आपकी बात जो है ये बड़ी 100% है। इसमें दो अदारे जो है वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, एक जुडिशरी है और एक फ़ौज है। इन दोनों को चाहिए कि अगर बेटर सेंस प्रिवेल करें तो मेरा ख्याल है कि इनसे कोई बाहर नहीं है और वो एक किरदार अदा कर सकते हैं इस मामले में कि कोई कंसेंसस इवॉल्व करने के लिए सबको इकट्ठा कर सकते हैं वो। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम कह देंगे जी हमने इलेक्शंस पे कंसेंसस करना है या रिफॉर्म्स पे कंसेंसस करना है तो कौन है जो कि नहीं बैठेगा, वहाँ सब बैठेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि जनाब मौजूदा हुकूमत जो है अगले रहेगी यहाँ पर तो फिर कौन इनके साथ बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। कौन अपने ज़ुम्मे लेना चाहता है कि इनका जो अब मेरा पता नहीं कि कहाँ इनके रस्तू और कहाँ इनके वो बड़े बड़े जो थे कह रहे थे कि इस जमात के अंदर हैं जो निकालेंगे मुश्किल से। तो अब तो जिस किस्म के इन्होंने फिगर्स को फजिंग की है, जिस तरह से का बजट पेश किया तो लगता है इन्होंने खुद तैयार भी नहीं किया, इनको किसी ने कागज़ पढ़ा दिए, पकड़ा दिए, उन्होंने पढ़ के सुना दिए। कोई ग्लोबल ऐसी वॉर रही है सिवाय इसके कि कुछ चीज़ें हैं जो उनको पसंद नहीं थी और उस पर हमें स्टैंड लेना चाहिए था। हमने कमज़ोरी दिखाई है उसी तरह से जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब को कहा गया था कि हम आपको पत्थरों के ज़माने में भेज देंगे तो वो एकदम ही लेट गए। और तीसरी बात जो मैं बतानी भूल गया कि अमेरिका को बेसिस देने की भी बातचीत हो रही है। तो इस पे भी मैं समझता हूँ कि कौमी कंसेंसस होना चाहिए कि क्या हम दोबारा उसी मुश्किल में जाना चाहते हैं जहाँ पर 80,000 लोगों की कुर्बानी दी, या हम इस मुल्क को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क बनाकर जीना चाहते हैं। देखें हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सब रशिया से भी तेल ले रहे हैं और गंदम भी ले रहे हैं। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है कि हम कोई मतलब कि निकम्मे बच्चे कि हमें कहा जा रहा है कि तुम कोने में खड़े हो जाओ और बाकी जो है किसी को मॉनिटर बना दें, किसी को कुछ बना दें, किसी को कुछ बना दें। IMF का मैं सिर्फ आखिरी IMF की कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान को पैसों की कमी नहीं है, वसाइल की कमी नहीं है, लीडरशिप की कमी है। यहाँ पे अगर एक मजबूत लीडरशिप हो, और आज भी मैं बता रहा हूँ कि बाहर IMF का मुताजी हमारे $1.5 बिलियन के लिए, $34 बिलियन तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी एक साल में भिजवाते हैं। सिर्फ अगर उनको इंसेंटिव दे दिया जाए कि जो हम स्कूक बॉन्ड्स ला रहे हैं 13% पे, हम सिर्फ अपने ओवरसीज पाकिस्तानी को कहें कि जो $300 भेजेगा उसको $310 मिलेंगे, जो कि बहुत कम है उसका जो हम दे रहे हैं, या $305 मिलेंगे, तो पाकिस्तान को किसी के आगे मुताजी की जरूरत नहीं। सूद का इंतज़ाम में तो कभी बरकत है ही नहीं, और इसके ख़िलाफ़ तो जहाद का जिक्र किया गया है सूद के ख़िलाफ़। तो लेकिन जब तक कोई निज़ाम ऐसा नहीं बनाएंगे जिस तरह के ये पहले शुरू किया था जनरल ज़ियाउल ने, नॉन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लॉस पे काम करना, जो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ था। हालांकि अभी वो भी इतना मजबूत नहीं है, पैसा वो बहुत बना रहे हैं इस्लामिक बैंक्स वाले, इनडायरेक्टली वो किसी और मद में पैसे ले लेते हैं,
लेकिन कोई सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा, कोई रिजर्व का सिस्टम इवॉल्व करना पड़ेगा। ताकि मुस्लिम ममालिक के अंदर भी ये कोशिश की गई थी कि अगर आपस में कोई एक करेंसी करें और एक रिजर्व सिस्टम बनाएं तो शायद इसमें पेशरफ्त हो सके। आइसोलेशन में जो है वो अंदरूने मुल्क तो ये मामला सूद को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मामला हैं उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से लेकर चलें। ये सर आपका माशाल्लाह बात है, और इसको मेरे ख्याल में कसूर ये होता है कि ये एक बड़ा प्यार का, एहतराम का और इज़्ज़त का रिश्ता होता है, और ये एक बड़ी थिन लाइन होती है। जिस दिन वो थिन लाइन को आप क्रॉस कर लें फिर उससे कहीं रुकना नहीं होता। इसकी बुनियाद भी जो है वो सबसे पहले जब रखी गई तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने रखी इसकी बुनियाद। नून लीग ने पे नवाज शरीफ साहब ने ओपनली आकर फ़ौज को नाम लेकर जो है और अदारे को नाम लेकर डायरेक्टली 14 मरतबा कहा। फिर उनकी बेटी के प्रोग्रामों के अंदर ये जो वर्दी है इसके पीछे क्या है, दहशतगर्दी है, जो नारे लगाने शुरू किए। उस वक्त तक आपने उसको अगर टॉलरेट किया तो फिर आपने वो लाइन जो है उसको क्रॉस करने दिया लोगों को। ऐसे ही होता है ना, जिस वक्त 1977 में मुझे याद है कि जब तहरीक चल रही थी तो फौजियों ने लाहौर के अंदर एक लाइन ड्रॉ की कि जो इसको क्रॉस करेगा हम गोली मार देंगे। तो जब पहले 3 लोगों ने क्रॉस कर दिया तो 3 ब्रिगेडियर्स ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि वो जो थिन लाइन थी वो क्रॉस हो गई थी, वो खौफ और वो डर निकल गया था। तो फिर उन्होंने अपने वहाँ पे गोली तो नहीं चलानी थी ना, तो वो फिर नतीजा निकला कि मार्शल लॉ लगा मुल्क के अंदर। अब भी जो शुरू में टॉलरेट किया गया, और मैंने ये बात कही है कि ठीक है आप इमरान खान से नाराज़ हैं, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो शायद पसंद ना आए होंगे, लेकिन अगर आप उस वक्त उनको रोकते जिन्होंने इसकी इब्तिदा की थी, उनसे तो जाकर आपने हाथ मिला लिया, तो आपने और इनकरेजमेंट दे दी है लोगों को कि अच्छा जी इधर तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं। अगर उन्होंने किया, उनसे हाथ मिला के गले मिल लिया है, तो अब जो भी बोलता रहेगा। लेकिन मैं ये बादब तौर पे कहूँगा कि जो ये कर रहा है खुदारा इस जगह पे ना लेकर जाएं कि वो इसमें आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, आप दुश्मनों की खिदमत कर रहे हैं। ये उनका नैरेटिव है। फ़ौज के और अवाम के बीच में दरार डालना, इसको ही कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर, के अदारों को मुतनाज़ बना दें। आज हमारी सुप्रीम कोर्ट भी मुतनाज़ है, आज हमारा इलेक्शन कमीशन भी मुतनाज़ है, आज हमारी फ़ौज को भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर कौन है जो संभाला देगा इसमें?